नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने यूपीएमआरसी के जो पेपर डिस्कस कर रहे थे उसके 50 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्मी लेवल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फर्मी लेवल होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कहाँ पे लाई करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फर्मी लेवल क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करें थे तो उस टाइम पे एक मटेरियल जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को अचीव कर सकता है वही कहलाता है उसका फर्मी लेवल। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अगर ये पूछ रहा है तो हम कहेंगे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को जो अचीव कर पाएगा वही कहलाएगा उसका फर्मी लेवल। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें फर्मी लेवल हमारा कहाँ पे लाई करता है, जो फोरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है हमारा उसके एकदम सेंटर में मिडवे में हमारा क्या करता है, ये लाई करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसका आप इस इमेज में फिगर भी देख सकते हैं कि ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये पूरा का पूरा जो गैप है ये क्या है, आपका फोरबिडन एनर्जी गैप है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो फर्मी लेवल है एकदम सेंटर में लाई कर रहा है हमारे फोरबिडन गैप के में। यहाँ को इसको हम ई एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फर्मी लेवल का एनर्जी को ये शो कर रहा है यहाँ पे। तो अब ये था हमारा किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अगर मैं एन टाइप की बात करता हूँ तो एन टाइप में मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये कंडक्शन बैंड है मेरी और ऐसे ही अगर ये वैलेंस बैंड है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम देखेंगे तो जो फर्मी लेवल होता है ना वो हमारा लाई करता है नियर टू कंडक्शन बैंड। इस जगह पे हमारा फर्मी लेवल लाई करेगा। और अगर ऐसे ही मैं, ये था हमारा एन टाइप के लिए। अगर पी टाइप के लिए अगर हम देखें तो ये मान लो हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। तो इसमें हमारा क्या करेगा, फर्मी लेवल लाई करेगा नियर टू वैलेंस बैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में तो एकदम सेंटर में लाई करता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमारा कंडक्शन बैंड के नियरर होता है, और पी टाइप के केस में हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड के नियरर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर व्हेन एन इंस्ट्रक्शन LXI H2070H इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम, इंस्ट्रक्शन है हमारे पास LXI H2070, अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे 3 नहीं है, ये क्या होगा हमारा 2। LXI H2070 का मतलब हमारा ये है कि जब इस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेंड है हमारा, ऑपरेंड कौन सा है इसमें, ऑपरेंड हमारा है ये 2070। तो जो 2070 ऑपरेंड है इसको क्या कर देंगे हम, इमीडिएटली लोड कर देंगे किसमें, एच एल पेयर में। जो आपका एच एल पेयर है, ये एच ये एल, तो एच एल पेयर में हमारा क्या हो जाएगा, इमीडिएटली जो भी ऑपरेंड है वो लोड हो जाएगा। यहाँ की एच में 20 आ जाएगा, एल में आपका क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लोड हो जाएगा। लास्ट वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था हमारा एम वी आई पे बेस्ड। एम वी आई भी एक इंस्ट्रक्शन था, तो मूव इमीडिएट था इसका मतलब, तो आई लगा हुआ था। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी आई लगा हुआ तो समझ लीजिए कि आप ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आई है तो इससे आप जान सकते हैं इसके बारे में। तो इसका मतलब इजीली आपको समझ में आ गया है कि जो भी ऑपरेंड है उसको क्या करेंगे हम एच एल पेयर में लोड कर देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि 20H इज लोडेड इन एच रजिस्टर एंड 70H इज लोडेड इन एल रजिस्टर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर यही होता है दोस्तों, जो ये स्टार्टिंग में 2070 में स्टार्टिंग में 20 टर्म है, ये हमारा लोड होती है एच में, और लास्ट वाली होती है हमारी एल में। उल्टा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the value of series resistor to be connected in series to limit the current through LED to 20 मिली एम्पियर। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं हम एलईडी के सीरीज में, ताकि जो एलईडी में से करंट फ्लो हो रहा है वो लिमिट हो जाए हमारा कहाँ पे, 20 मिली एम्पियर पे। और जो अज्यूमिंग है फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 1.6 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट सप्लाई इज। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमारा एक एलईडी है, मान लिया एक हमारा क्या है, एक एलईडी है। तो हमारे पास जो एलईडी है उसके सीरीज में क्या है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, जो क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है एलईडी के थ्रू जो करंट जा रहा है उसको 20 मिली एम्पियर पे। और ये पूरा सेटअप है हमारा क्या, 10 वोल्ट अक्रॉस सप्लाई के कनेक्टेड है। और जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है एलईडी का वो दिया है हमको 1.6 वोल्ट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए जो हम कनेक्ट करेंगे।
तो इसमें कुछ नहीं, केवीएल लगा देना आपको, कुछ इस तरीके से केवीएल लगाएंगे हम इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा हमारा -10 वोल्ट प्लस 20 मिली इंटू आर प्लस का 1.6 वोल्ट इक्वल्स टू 0, ये हमारा केवीएल लगेगा। अब यहाँ से अगर आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय 20 मिली। अब आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो हम 10 में से 1.6 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आता है 8.4 निकल के आएगा, और 20 अब मिली है, इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। जब आगे हम सोल्व करेंगे 8.4 में हम क्या करेंगे, 20 का डिवाइड करेंगे तो हमारा पास आएगा 0.42 डिवाइडेड बाय 10⁻³ जब इसको आगे आप और सोल्व कर लोगे 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 0.42 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब जो आगे सोल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर आपका आएगा 420 ओम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू होगी 420 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the gate signal is removed in a thyristor, it will remain in its forward conduction mode. This characteristics of thyristor is called. यहाँ पे कह रहा है कि हम जो गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं थायरिस्टर के अक्रॉस उसको ऑन करने के लिए, अगर उसको हम रिमूव कर लेते हैं तो जो थायरिस्टर है ना वो हमारा क्या हो रहता है, हमेशा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ही रहता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थायरिस्टर का कि गेट सिग्नल रिमूव करने के बावजूद भी वो हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में बना हुआ है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं हम, तो इसको हम कहते हैं लैचिंग ऑफ थायरिस्टर। आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले गेट करंट क्या था हमारा 0 था। अब जैसे जैसे मैं गेट करंट को बढ़ाता जा रहा हूँ हमारा पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अब हमारा क्या है कि हम एक पॉइंट हमारा क्या आएगा जहाँ पे मैं गेट करंट को जितना बढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा थायरिस्टर और ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आप स्टार्टिंग में गेट करंट यहाँ पे था हमारा, एक मिनट, स्टार्टिंग में क्या है हमारा गेट करंट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे IG यहाँ पे हमारा। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, IG की वैल्यू को बढ़ा दिया। ये आप यहाँ पे ऑर्डर देखिए कि IG2 ग्रेटर देन IG1 ग्रेटर देन IG, तो IG यहाँ पे है। तो हमको क्या हो रहा था, IG यहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा ब्रेक ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी किसको, थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने गेट करंट की वैल्यू बढ़ाई यानी कि मैं IG1 पे पहुँचा इस पॉइंट पे, तो मेरा ब्रेक ओवर वोल्टेज भी क्या होगा, कम हो गया। अब थर्ड टाइम में मैंने क्या किया, IG2 बढ़ाया तो और ज़्यादा IG की वैल्यू बढ़ाई यहाँ पे, तो उस टाइम पे मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक और वोल्टेज और कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम गेट करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है ऑन करने के लिए थायरिस्टर को वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एक तो हमको ये पता चलता है इससे ग्राफ से। लेकिन जिस पॉइंट पे हमारा गेट करंट की वैल्यू सफिशियंट होती है इसको ऑन करने के लिए, उस टाइम पे क्या होता है हमारा जो करंट की वैल्यू रहती है, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ गेट करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द थायरिस्टर इज कॉल्ड हमारा लैचिंग करंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट यहाँ पे है ये कहलाएगा हमारा लैचिंग करंट। अभी क्या समझ में आया कि जो गेट करंट की मिनिमम वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है थायरिस्टर को ऑन करने के लिए वही हमारा कहलाता है लैचिंग करंट, और इसी को कहते हैं हम लैचिंग ऑफ थायरिस्टर। यानी कि अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे थायरिस्टर ऑन हो गया है, हमने गेट करंट की सफिशिएंट अप्लाई कर दिया हमने गेट करंट ताकि थायरिस्टर ऑन हो जाए। अब अगर हम गेट करंट को रिमूव भी कर लेंगे, गेट पल्स को रिमूव भी कर लेंगे तो भी हमारा थायरिस्टर हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ही बना रहेगा, ऑन स्टेट में ही रहेगा। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या कहलाती हैं, लैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे एक होल्डिंग करंट होता है, होल्डिंग करंट हमारा क्या होता है, ये भी क्या होता है कि ये इसको क्या करते हैं हम, होल्डिंग करंट का लेना देना है थायरिस्टर को ऑफ करने से। यानी कि हम जो एनोड करंट है उसको कितना मिनिमम तक ले जा सकते हैं कि थायरिस्टर ऑफ हो जाए। तो यानी कि इसको कह देंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट या फिर नेगेटिव गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो हमेशा आप देखना कि जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लैचिंग करंट हायर होता है होल्डिंग करंट हायर होता है, तो हमारा लैचिंग करंट है ना उसकी वैल्यू हमेशा हायर होती है हमारे होल्डिंग करंट से। तो ये ध्यान रखना। इस इमेज में आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे हमारा होल्डिंग करंट है और इस पॉइंट पे लैचिंग करंट है और यहाँ हमारा होल्डिंग करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर एब्जॉर्ब बाय 10 वोल्ट सोर्स इन द गिवन सर्किट इज,
यहाँ पे 10 वोल्ट सोर्स जो दिया हुआ है इसके अक्रॉस हमको पावर निकालनी है, तो पावर हमारा होता है V इंटू आई। तो वोल्टेज तो हमको पता है 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस अगर हमको करंट पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है और इसमें से हमारा 3 एम्पियर जा रहा है, यानी कि ये जो आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 5 इधर जा रहा है और 3 इधर जा रहा है, यानी कि 2 एम्पियर होगा आई। अब हमको वोल्ट भी पता चल गया, करंट भी पता चल गया, इजीली निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज 10 वोल्ट है, करंट 2 है, तो पावर हमारा क्या आ जाएगा 20 वोट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट इफ आई सी इज इक्वल्स टू 3.5 मिली एम्पियर देन वी सी इज। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, जो आई सी है उसकी वैल्यू दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है 3.5 मिली एम्पियर, और जो वी सी ई है ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसमें हम के वी एल लगा देते हैं इस तरीके से। तो के वी एल लगाएंगे तो ये हमारा आएगा -15, क्या है यहाँ पे प्लस का है पॉइंट, और ऊपर की साइड में देखेंगे तो माइनस से कनेक्ट हो गया, तो मैं एंटरिंग वाला साइन लेके चल रहा हूँ। तो -15 प्लस 3K इंटू आई सी, आई सी की वैल्यू क्या है हमारी 3.5 मिली एम्पियर, प्लस वी सी ई इक्वल्स टू 0, ये हमारा के वी एल लग जाएगा। और यहाँ पे निकालना क्या है हमको, वी सी ई निकालना है हमको। तो वी सी ई यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड ले जाते हैं। तो 15 माइनस 3K इंटू 3.5, तो ये के से ये मिली कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 3 इंटू 3.5 हो जाएगा यहाँ पे। जब आगे आप सोल्व करेंगे तो 15 माइनस 3 इंटू 3.5 हमारा हो जाता है 10.5। जब आगे आप सोल्व करेंगे 15 माइनस 10.5 चला गया तो हमारा कितना बच गया 4.5, जो कि हमारा आंसर है। तो वी सी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4.5 वोल्ट आ जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आइडियल ओप एम्प विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आइडियल ओप एम्प की यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनमें से पूछ रहा है कि कौन सी हमारी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि इसका इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होता है और इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है। एक बार क्या करते हैं, हम इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आइडियली अगर हम देखें ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें जो ओपन लूप गेन है हमारा वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम ये 100 dB के लगभग होता है। इनपुट इम्पीडेंस भी इनफाइनाइट होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होना चाहिए और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी 0 होना चाहिए। स्लीव रेट जो होती है ये इनफाइनाइट होनी चाहिए, बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, और CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे तो ओपन लूप गेन कितना है 100 dB, इनपुट इम्पीडेंस 2 मेगा ओम के लगभग होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कम ही होता है लेकिन 75 ओम के लगभग होता है, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 1 मिली वोल्ट के लगभग होता है। और स्लीव रेट और बैंडविड्थ हमारा डिपेंड करता है कि इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी है, और CMRR जो यहाँ पे होता है 90 dB के अक्रॉस होता है, लगभग होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला देखिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस तो है, ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में 0 बैंडविड्थ है, ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा इनफाइनाइट बैंडविड्थ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे बिल्कुल मैच होगा कि इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए और इनफाइनाइट बैंडविड्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल ओप एम्प विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि जो इनफाइनाइट आउटपुट इम्पीडेंस, तो ये तो गलत हो गया वैसे, कि आउटपुट इम्पीडेंस तो हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो 0 आउटपुट इम्पीडेंस सही लिखा हुआ है, और इनफाइनाइट ओपन लूप गेन ये भी हमने पढ़ा था तो सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थायरिस्टर कन्वर्टर ड्राइव ड्यूरिंग डैश द फायरिंग एंगल इज मेंटेन्ड टू अचीव कंट्रोल्ड एंड प्रेडिक्टेबल डीएक्सेलरेशन एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो मोड होता है हमारा इसका थायरिस्टर कन्वर्टर ड्राइव का, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, जो फायरिंग एंगल है उसको मेंटेन करना पड़ता है, कंट्रोल और प्रिडिक्टेबल डीएक्सेलरेशन को मेंटेन करने के और अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फायरिंग एंगल को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हमारा होता है जो ब्रेकिंग मोड होता है, उसमें क्या करते हैं हम, जो फायरिंग एंगल है उसको इस तरीके से कंट्रोल करते हैं ताकि हमको जो भी रिक्वायरमेंट एक्सेलरेशन वगैरह चाहिए होता है तो उस तरीके से मिल जाए। तो इसलिए ब्रेकिंग मोड में हमारा ये सब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए चॉपर विद ड्यूटी रेशियो 0.5 एंड सोर्स वोल्टेज 50 वोल्ट। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज यानी VS की वैल्यू 50 वोल्ट दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है।
अब यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज देखेंगे तो अल्फ़ा वी एस होता है आपका, अल्फ़ा यहाँ पे 0.5 है और वी एस आपका कितना है यहाँ पे 50। जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू coils with a coefficient of coupling of 0.5 between them are connected in series so as to magnetize in the same direction and in the opposite direction. The corresponding values of total inductance are 1.9 Henry and 0.07 Henry respectively. Identify the self inductance of the two coils. यहाँ पे हमको क्या हुआ है, एक तो ये हमको दिया है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यानी कि K की वैल्यू हमको दी हुई है 0.5। दूसरा हमको दिया हुआ है L इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं इसको। जब हमारा क्या है, दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है, मैग्नेटाइज सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 प्लस हमारा 2M हो जाएगा। और दूसरा हमारा L इक्वलेंट 2 निकालते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये हमारा 2 है। तो L इक्वलेंट 1 की जो वैल्यू है हमको ये दी हुई है 1.9 हेनरी और इसकी दी हुई है हमको 0.7 हेनरी, ये दो वैल्यूज हमको दी हुई है। अब हमसे पूछा है L1 और L2 की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करो। तो क्या करते हैं हम, कुछ ही नहीं, सीधा जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इनको क्या करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से वो कर देते हैं सोल्व। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस 2M इजकल्स टू 1.9 हेनरी और इधर L1 प्लस L2 माइनस 2M इजकल्स टू 0.7 हेनरी है। तो जब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 2L1 प्लस 2L2 इजकल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपका 1.9 प्लस 0.7, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.6। और आगे सोल्व करेंगे L1 प्लस L2, तो 2.6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1.3। तो हमको क्या पता चला कि L1 प्लस L2 है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1.3 आनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं इनमें कौन सा L1 और L2 ऐसा है जिसको एडिशन करने में 1.3 आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ना, वही मैच होगा। यहाँ पे 0.9 और 0.4 को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। बाकी कोई भी वैल्यूज है उनको ऐड करेंगे तो 1.3 हमारा निकल के नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन एन एसिंक्रोनस काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे एसिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहे हैं, यानी एसिंक्रोनस काउंटर का मतलब है कि जो भी हम क्लॉक पल्स देते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को, वो एक साथ नहीं दे रहे हैं, उनको अलग अलग क्लॉक पल्स दे रहे हैं। यानी कि इसमें जो आउटपुट रहता है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, तो यहाँ पे आउटपुट है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, तो ये क्या करता है, जो क्लॉक पल्स रहती है सेकंड की, उसका इनपुट बन जाता है इस तरीके से, और ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है। तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एट द क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ये होता है हमारा एसिंक्रोनस काउंटर में। अगर यही हमारा सिंक्रोनस काउंटर होता तो इसमें क्या होता, हमारा जो क्लॉक पल्स है वो सिंक्रोनसली हम सबको क्या करते हैं, सेम क्लॉक पल्स देते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या करते हैं हम, एक का जो आउटपुट है सेकंड का इनपुट बन जाता है। इस तरीके से अलग अलग क्लॉक पल्स दी जाती है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रे कोड इक्वलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 5 इज। तो सबसे पहले यहाँ डेसिमल नंबर 5 है, इसका हमसे ग्रे कोड पूछा है। तो डेसिमल नंबर 5 को हम क्या करते हैं, बाइनरी में लिख लेते हैं। तो ये हमको पता है 8421 कोड के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। 5 लिखना है यानी कि 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी जगह 0। तो यानी कि बाइनरी में 5 को क्या लिख रहे हैं हम, 0 1 0 1। अब इसका ग्रे कोड लिखना है हमको, तो हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर होता है उसको तो ऐसे कैसे उतार देते हैं 0। अब बाकी नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, जो इनका एक्जोर कर लेते हैं, इस वाले का और इस वाले का एक्जोर करेंगे और इस जगह पे लिख देंगे। तो एक्जोर करने के बाद जब इन दोनों का हमने एक्जोर किया तो ये निकल के आएगा। एक्जोर में क्या होता है हमारा, कि जो डिफरेंट वैल्यूज रहती हैं, जब डिफरेंट वैल्यूज रहती हैं तो आउटपुट में 1 आता है, सेम वैल्यूज रहती हैं तो आउटपुट में 0 आता है। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा 1। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसका और इसका एक्जोर करेंगे, इन दोनों का एक्जोर करेंगे, तो यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू हो जाए तो आउटपुट में 1 आएगा। नेक्स्ट में इन दोनों का एक्सओर करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंट है तो ये भी क्या आएगा हमारा निकल के 1। तो हमारा क्या आया, ग्रे कोड क्या निकल के आया, 5 का 0 1 1 1, और 0 1 1 1 का हमारा ऑप्शन ए में, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये था हमारा कोई भी बाइनरी से
हमको ग्रे कोड में कन्वर्जन करना है, तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट रजिस्टर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड है। तो यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर की बात हो रही है। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, हमारा जो भी डेटा रहता है उसको मूव करता है तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, यानी कि शिफ्ट करता है डेटा को वन बाय वन। तो इसमें शिफ्ट रजिस्टर में बहुत पैरेलली हम क्या करते हैं, या सीरीज में या पैरेलली हम क्या करते हैं, डेटा को शिफ्ट करते हैं। तो इसके 3-4 तरीके के भी होते हैं कि सीरियल इन, सीरियल आउट होता है, यानी कि सीरियली हम डेटा इनपुट कर रहे हैं और सीरियली हमारा आउटपुट आ रहा है एक एक करके। एक होता है हमारा सीरियल इन, पैरेलल आउट होता है, सीरियली हमने इन किया एक एक करके और सारा का सारा आउटपुट एक साथ हमने निकाल लिया पैरेलली। ऐसे एक पैरेलल इन सीरियल आउट होता है, ऐसे ही पैरेलल इन पैरेलल आउट होता है। तो 4 टाइप्स होते हैं इसके। तो जो ये फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ना शिफ्ट रजिस्टर, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं इस तरीके के शिफ्ट रजिस्टर्स को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है कि शिफ्ट रजिस्टर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड है स्टैटिक शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेबिलिटी एवोल्यूशंस कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। दोस्तों जो क्वालिटी कॉस्ट रहती है, यहाँ पे क्या है, हमारे को क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, क्वालिटी को इंक्रीज करते हुए हमको क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। यही कहलाता है हमारा क्वालिटी कॉस्ट का जो मैनेजमेंट है वो। तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट 4 तरीके की कॉस्ट होती हैं इसमें। एक होती है हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट, एक अप्रेजल कॉस्ट होती है, एक एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है। प्रिवेंशन कॉस्ट तो वो हो गई कि हम पहले ही कोई भी जो हम इक्विपमेंट या मटेरियल या कुछ भी हम जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें जो भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले ही क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के मेथड्स यूज करते हैं ताकि वो फेलियर हमारा हो नहीं आगे जाके। अप्रेजल कॉस्ट वो होती है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमको जो भी पहले स्टडी करनी पड़ती है कि उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो भी हमारा कॉस्ट का खर्चा आ रहा है वो हमारा होगा अप्रेजल कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वो होता है कि कोई भी जो हमारा चीज़ है, इक्विपमेंट प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया और वो जब हम शिप कर दिया उसको, यानी कि कस्टमर के पास पहुंच गया है, उसके बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको कह रहे हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट ये है कि फैक्ट्री में ही वो प्रोडक्ट फेल हो गया है, काम नहीं कर रहा है टेस्टिंग में, तो वो कहलाएगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो जो कैपेबिलिटी इवोल्यूशंस है, इसका मतलब है कि हम इवेल्युएट करते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि ये किस एक पॉइंट तक हमको क्या दे सकता है, सही सर्विसेज दे सकता है, किस एक पॉइंट तक फेल नहीं हो सकता, उसका इवोल्यूशन कहलाता है हमारा कैपेबिलिटी इवोल्यूशन। तो ये हमारा पड़ता है प्रिवेंशन कॉस्ट के अंडर में। तो जो कैपेबिलिटी इवोल्यूशन किसके अंडर में आता है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म। यहाँ पे फॉर्म फैक्टर की बात की हुई है, तो इसका फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आप याद कैसे करना, आप जैसे देखिए कि फॉर्म फैक्टर में आर ऊपर आता है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले में भी हमारा आर यानी कि आरएमएस वैल्यू ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगा। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। एक होता है हमारा पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर आपको याद रखना, पीक यानी मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा ऊपर आ जाएगी और नीचे आएगी हमारी आरएमएस वैल्यू। तो ये वो 2 फैक्टर होते हैं, तो इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला इस तरीके से आप याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स। तो जो रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स होते हैं, इनमें जो मटेरियल हम यूज लेते हैं वो होता है प्लेटिनियम। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर देम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए कि इफ़ एन एमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सर्किट एलिमेंट इट विल गेट डैमेज। दोस्तों जो एमीटर रहता है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है क्या रहता है, बहुत ही लो रहता है। तो वैसे तो हम इसको क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इसको हम पैरेलली कर देंगे, अक्रॉस कर देंगे, किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसका पहले से रेजिस्टेंस कम होता है और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और ये बहुत हैवी करंट को ड्रॉ कर लेगा और डैमेज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। बी है कि इफ़ ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सर्किट इट विल डैमेज। तो वोल्ट मीटर को हम वैसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट भी कर देंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका पहले से ही रेजिस्टेंस हाई होता है, तो करंट के कारण ये डैमेज नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए मतलब कि स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर अ बीजेटी इफ द कलेक्टर एंड इमीटर करंट्स, यहाँ पे कलेक्टर करंट दिया हुआ है हमको 147 मिली एम्पियर और एक हमको दिया हुआ है इमीटर करंट, ये हमको दिया हुआ है 150
मिली एम्पियर। तो आगे पूछ रहा है देन करंट रेशियो बीटा, तो बीटा पूछ रहा है, तो बीटा यानी कि कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं हम। तो कॉमन इमीटर के केस में हम बीटा देखते हैं, तो ये क्या होता है हमारा आउटपुट क्या होता है कॉम्बिनेटर में आई सी, इनपुट में क्या होता है आई बी, आई सी बाई आई बी हमको चाहिए। तो आई सी मालूम है हमको, आई बी निकालना है। तो हम जानते हैं कि आई हमारा क्या होता है आई सी प्लस आई बी, ये हमारा होता है। अब यहाँ से अगर मैं आई बी निकालूंगा तो आई ई में से आई सी माइनस कर दूंगा, और आई ई हमारा क्या है 150 है, और आई सी 147 है। तो आई बी हमारा मेरा आई बी कितना निकल के आया है यहाँ पे 3 मिली एम्पियर। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, बस आई सी की 147 है और जो आई बी निकल के आया 3 है। जब डिवाइड करेंगे हम तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 49। तो बीटा हमारा क्या आ जाएगा 49। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कौन सा नहीं है। देखिए सन ट्रैकर सोलर सिस्टम है, ये भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। इसमें कि जिस टाइम पे जो सन की डायरेक्शन रहती है, जिस जिस डायरेक्शन में सन होता है उसी डायरेक्शन में क्या करता है जो सोलर सिस्टम का जो पैनल लगा रहता है जहाँ पे सोलर सेल होते हैं, तो इसमें सेंसर होता है एक, तो जिसके कारण सन की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या करता है रोटेट कर लेता है, मूव कर लेता है। ऐसे ही थर्मोस्टेट हीटर होता है, ये क्या करता है कि भाई हम इसमें एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो उसको एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को सेंस करते हुए क्या करता है टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऐसे वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, ये भी क्या करता है हमारे वोल्टेज को स्टेबलाइज करके रखता है, अप या डाउन नहीं जाने देता है, एक पॉइंट पे रखता है ऑटोमेटिकली सेंस करके। लेकिन जो हमारा हैंड ड्रायर जो रहता है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है इसमें, इसमें जो फिक्स कर दिया वही चलता है। नेक्स्ट करते हैं, द डीसी वोल्टेज ट्रांसफर ऑफ ए पुश पुल कन्वर्टर इज। तो जो पुश पुल कन्वर्टर में जो डीसी वोल्टेज ट्रांसफर होता है उसका ये होता है फॉर्मूला 2D/N, जहाँ पे डी हमारा क्या है हमारा ड्यूटी साइकिल, एन क्या हमारा रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लेटेंसी मेजर्स द डिले इन द डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द बस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटेशन बसेस है द बेस्ट लेटेंसी स्पेसिफिकेशन दैट इज मिनिमम डिले। लेटेंसी का मतलब यह है कि यहाँ पे डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सी बस है जिसमें हमारा क्या होता है मिनिमम डिले होता है। तो ये होती है हमारी पीसीआई बस। पीसीआई क्या होती है हमारी पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस होती है, इसमें क्या होता है हमारा मिनिमम डिले होता है। अभी पहले भी इसी पेपर में क्वेश्चन आया था कि जीपीआईबी का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये क्या था हमारा जनरल पर्पज इंटरफेस बस था, और पीसीआई का क्या है हमारा पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, और ये हमको मिनिमम लेटेंसी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइन टू हैव, कितने डेटा लाइन्स होते हैं इसमें 16 डेटा लाइन्स होते हैं, एंड एड्रेस लाइन्स कितने होते हैं 20 एड्रेस लाइन्स। तो 16 डेटा लाइन्स एंड 20 एड्रेस लाइन्स, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वोल्ट मीटर हैज ए स्केल फ्रॉम -15 to 5 वोल्ट, इट्स स्पान इज, तो स्पान होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो स्पान देखेंगे तो टोटल 20 निकल के आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इन 8255A PPI कैन पोर्ट ए बी यूज एज ए बायडायरेक्शनल डाटा बस। तो यहाँ में जो हमारा 8255A PPI है, इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है हमारा प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, यानी कि इसमें जो इंटरफेसिंग डिवाइस है उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें जो पोर्ट ए होता है उसको बायडायरेक्शन के थ्रू में यूज़ कर सकते हैं, तो ये करते हैं मोड 2 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।